हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज आए हैं 4-5 दिनों के बाद। उस वजह से क्लासेस रुकी हुई थी, तो आइए फोकस करते हैं। चूँकि हम ईवीएस के पैटर्न से पर्पस से हम पढ़ा रहे थे, तो उसमें 2-3 सेक्शन को हमने कवर किया था। तो आगे इस सेक्शन का सबसे प्रोमिनेंट विषय जो ईवीएस का है, वो आपका है पॉल्यूशन, ठीक है। तो आज हम उसको कवर करेंगे। एक चीज़ और देखिए कि पॉल्यूशन से रिलेटेड चूँकि हर एग्ज़ामों में बहुत तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कई तरह के सेगमेंट भी पॉल्यूशन में आ रहे हैं, जुड़ते जा रहे हैं। तो इसी वजह से एक टफ पोर्शन हो जाता है कि नहीं? और इससे क्वेश्चन भी जो आते हैं वो थोड़ा उलझाऊ होते हैं, तो इसमें भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। तो पूरा पोल्यूशन को हम पूरा कवर करेंगे। आइए, और हम जो बायो का भी जो चीज़ें छूटी हुई हैं उस क्लास को भी हम पूरा करेंगे, अलग अलग वीडियोस बना के, ठीक है। तो ये हमारा पोल्यूशन का वीडियोस है, ठीक है। प्रदूषण, खास बात देखिए, पोल्यूशन के कई तरह का पोल्यूशन आप पढ़ते हैं। एक आप पढ़ते हैं रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, ठीक है, रेडियो एक्टिव, समझ रहे हैं। दूसरा आप पढ़ते हैं साउंड पोल्यूशन, मतलब ध्वनि प्रदूषण। तीसरा आप पढ़ते हैं सॉइल पोल्यूशन, अर्थात मृदा प्रदूषण है। चौथा आप पढ़ते हैं वाटर पोल्यूशन, अर्थात जल प्रदूषण। फिर आप पढ़ते हैं एयर पोल्यूशन, अर्थात वायु प्रदूषण, ठीक है। आप फिर पढ़ते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक प्रदूषण। इसमें भी बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। एक है ओशियानिक ओशियानिक पोल्यूशन, मतलब महासागरी प्रदूषण। एक नया सेगमेंट जुड़ा है, इससे भी बहुत सारे, चूंकि हम जो पोल्यूशन जनरेट कर रहे हैं उससे कैसे ओशन स्ट्रक्चर प्रभावित हो रहा है, इस पे भी हम फोकस करेंगे, ठीक है। ओशियानिक पोल्यूशन तो कितने इंपॉर्टेंट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 7 एलिमेंट्स आपका। उसके अलावा फिर स्पेस पोल्यूशन, जो अंतरिक्ष प्रदूषण, जो स्पेस में कचरे इकट्ठे हो रहे हैं, इस पे भी हम बात करेंगे। ये भी एक तरह का पोल्यूशन है, ठीक है। तो कितने प्रोमिनेंट पोल्यूशन हो गए, रेडियो एक्टिव, साउंड हो गया, ठीक है, मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन हो गया, वाटर पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन हो गया, प्लास्टिक पोल्यूशन हो गया, ओशियानिक पोल्यूशन हो गया, ठीक है, स्पेस पोल्यूशन हो गया। इन सब चीज़ों के बारे में, तो इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम किस चीज़ को, किस सेक्शन को उठाते हैं, सबसे प्रोमिनेंट विषय हम सबसे पहले एयर पोल्यूशन को उठाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एयर पोल्यूशन एक ऐसा प्रदूषण होता है जिसमें बहुत सारे सेक्शन ऐड होते हैं, ठीक है, ठीक, ये चीज़। तो हम एयर पोल्यूशन के कंटेंट को लेके चलते हैं। देखिए, चूंकि ये काफ़ी उलझाऊ होता है, इसीलिए हमने इसको प्राइमरी तौर पे फोकस किया है, ठीक है। आइए, हमारा आज का विषय है एयर पोल्यूशन, वायु प्रदूषण, प्रदूषण, ठीक है। देखिए, इसके क्या क्या सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको कई सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला हमारा सेक्शन ए को लेते हैं, ठीक है। पहला चीज इसमें आपका होता है PM 2.5 एंड 10, 2.5 एंड 10, ठीक है। इसको माइक्रोन से डिनोट करते हैं, ठीक। पहली चीज 2.5, इसको कहा जाता है पार्टिकुलेट मैटर, मैटर, पार्टिकुलेट मैटर। एक्चुअली हवा में क्या होता है, कुछ बहुत बारीक कण होते हैं और कुछ मोटे कण होते हैं, ठीक है। उनको दो चीजों में बांटा गया है।
एक बहुत ज्यादा बारीक कण, ठीक है, और एक आपका थोड़ा से मोटे कण। दो चीजों में अगर हवा में ये दोनों कंटेंट्स है, बारीक कण, एकदम थोड़ा सा मोटे कण और एकदम बारीक कण, और ये कण किन चीजों के होंगे? ये पोल्यूटेड मैटर होंगे, ठीक है, ये पोल्यूटेड मैटर होंगे, जिनको पार्टिकुलर मैटर या फिर हम कह सकते हैं कि पोल्यूटेड मैटर, प्रदूषक तत्व। तो अगर ये हवाओं में शामिल हैं तो इसमें सबसे डेंजरस जो होते हैं वो सबसे बारीक कण होते हैं। तो हवा को हम हवा के क्वालिटी को या हवा के पोल्यूशन को दो सेक्शनों से डिवाइड करते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 एंड पार्टिकुलेट मैटर 10। तो इसमें सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, डेंजरस जो होता है वो आपका ये होता है, खतरनाक। अगर हवा में काफी बारीक कण ज्यादा मात्रा में है तो काफी डेंजरस होता है, ठीक है, इसको घन मीटर में भी मापा जाता है। तो ये हमारा पहला सेक्शन हो गया पार्टिकुलेट मैटर का। आप अक्सर अखबारों में पढ़ते होंगे कि वर्तमान में फिलहाल इस सप्ताह में या एक महीने से हवा में पार्टिकुलेट मैटर 2.5 की मात्रा ज्यादा हो गई, मतलब हवा में बारीक प्रदूषक कणों की मात्रा ज्यादा हो गई, तो काफी डेंजरस हो जाता है। फिर आप अखबार में पढ़ते हैं कि हाल फिलहाल में, है ना, पार्टिकुलेट मैटर मतलब PM10 माइक्रोन के कण हवा में ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत राहत की बात है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये राहत देता, ऐसा कुछ नहीं है, पोल्यूटेड मैटर दोनों है, ठीक है। अब हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट देखिए, ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण, ये भी एक बड़ा प्रोमिनेंट विषय है। ओजोन क्षरण, ओजोन डिप्लीशन बहुत प्रोमिनेंट विषय है। तो इसमें पूछा जाता है कि ओजोन डिप्लीशन किन किन वजहों से होता है। तो ये हवा में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से ये ओजोन की परतें काफी प्रभावित होती हैं। अब ये एलिमेंट क्या होते हैं हम आपको बताएं कि अगर मान लीजिए हमारे हवा में CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन की मात्रा ज्यादा हो गई, तो क्या होगा, ओजोन डिप्लेशन प्रोसेस बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा प्रभावित कौन करता है ओजोन डिप्लेशन, ओजोन क्षरण को? ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। दूसरे नंबर पे आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा हो गई तो ये भी आपको क्या करता है, ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार होता है। लेकिन खास बात, नाइट्रोजन ऑक्साइड मोस्टली एयरप्लेन के धुएं या जेट प्लेन्स के धुएं से निकलते हैं, तो ज्यादातर स्ट्रेटोस्फीयर में डायरेक्टली प्रभावित करते हैं। तो हालांकि अक्सर हम पढ़ते हैं कि ओजोन क्षरण के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार CFC है, लेकिन अगर समताप मंडल की बात किया जाए तो वहां पे नाइट्रोजन ऑक्साइड है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगले नंबर पे HFC, इसको कहते हैं हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ये भी केमिकल इंडस्ट्रियों से, रासायनिक, है ना, औद्योगिक क्षेत्रों से निकलते हैं। ये भी ओजोन डिप्लीशन के लिए काफी रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। अगला हम लेते हैं हाइड्रोजन ब्रोमाइड। हाइड्रोजन ब्रोमाइड ये भी काफी डेंजरस होते हैं, जो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार होते हैं। कहां से निकलते हैं? ये भी एक तरीके से औद्योगिक इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलते हैं, ठीक है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अगले नंबर पे पैन गैस। पैन गैस, इसको कहा जाता है पैरा एसिटाइल नाइट्रेट। इसको क्या कहा जाता है? पैरा एसिटाइल नाइट्रेट। पैरा एसिटाइल नाइट्रेट ये बहुत तेजी से बढ़ने वाला गैस है। करंट टाइम में अगर कहा जाए कि सबसे तेजी से गैस कौन सी ऐसी गैस है ओजोन को नुकसान पहुंचाने वाली, जिसकी मात्रा हाल फिलहाल बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो वो आपका है पैरा एसिटाइल नाइट्रेट, पैन गैस। ये भी ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक, एक चीज ये है। उसके अलावा एल्डिहाइड होते हैं, कीटोन्स होते हैं, ये सब रासायनिक, है ना, एलिमेंट्स होते हैं। ये सब एक तरीके से ओजोन डिप्लीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो कैसे क्वेश्चन आएगा आपका कि सबसे ज्यादा
ठीक है, रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? CFC। लेकिन समताप मंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, फिर आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी ऐसी गैस है जो ओजोन डिप्लीशन के लिए जिम्मेदार है, उसकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ रही है, वो आपका है पैन गैस, मतलब पैरा एसिटो एसिटाइल नाइट्रेट। ये हमारा दूसरा कंटेंट हो गया। अब हम बात करेंगे तीसरे कंटेंट पे। तीसरा कंटेंट वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, ओजोन डिप्लीशन की एक बात की जाती है तो कहा जाता है कि चूंकि अर्थ को दो पोल में बांटा गया है, आपका नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, इसको उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लीशन की जो घटना होती है, ओजोन क्षरण की घटना होती है, वो आपको कहां पे होती है? अंटार्कटिका रीजन में, ठीक है। कहां पे? अंटार्कटिका रीजन में, अंटार्कटिका रीजन, अंटार्कटिका रीजन में सबसे ज्यादा होती है। और सबसे कम ओजोन डिप्लीशन की जो घटना होती है वो कहां पे होती है? आर्कटिक रीजन में, ठीक है। और अगर हम सपोज दैट अगर हम इंडिया का यहां पे मैप बना देते हैं, इंडिया का मैप, क्योंकि इंडिया को हमको कहां पे दिखाना है, इंडिया का अगर हम मैप बना देते हैं, ठीक है। अगर हमने मैप बना दिया, थोड़ा जम्मू कश्मीर बड़ा हो गया, पाकिस्तान वाला भी हड़प लिए, ठीक है। तो अगर मैप बना देते हैं तो आप ये जान लीजिएगा कि साउथ इंडिया में क्या होता है? ओजोन डिप्लेशन की घटना ज्यादा होती है दक्षिण भारत में। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि आपका जो दक्षिण भारत होता है, यहां पे क्या होता है कि टेम्परेचर हमेशा इक्विवेलेंट होते हैं, मतलब हमेशा टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में होते हैं मोस्टली। लेकिन नॉर्थ इंडिया की खास बात क्या होती है? अगर हम यहां से सीधे आपका कर्क रेखा मतलब कैंसर लाइन के ऊपर देखें तो यहाँ पे टेम्परेचर का एक अलग माहौल होता है। यहाँ पे टेम्परेचर कई बार 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी चला जाता है कि बिलो हो जाता है। और कई बार ये टेम्परेचर यहाँ का नॉर्थ इंडिया का क्या होता है? 49 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। मतलब टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन होता है। अच्छा खासे जाड़े के मौसम में टेम्परेचर कम हो जाता है, गर्मी के मौसम में प्रभावी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ओजोन की जो लेयर होती है वो बैलेंस के रूप में होती है, इसीलिए नॉर्थ इंडिया में सबसे कम आना प्रभावित होता है। और उसमें भी पर्टिकुलर अगर हम ले तो जम्मू कश्मीर वाला रीजन हमारा ये है। तो जम्मू कश्मीर में ओजोन परत का क्षरण सबसे कम होता है। और तमिलनाडु का एक त्रिवेंद्रम जगह है जहां पे ओजोन परत का डिप्लीशन सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है और हमेशा आता रहता है, ठीक। हम अगले पॉइंट पे हम बात करते हैं। अब जो अगला कंटेंट है हमारा, कौन सा कंटेंट था? पहला हमने कंटेंट पढ़ा दिया ओजोन डिप्लीशन, दूसरा कंटेंट हम अगला कंटेंट ले लेते हैं। एक बात होती है ग्लोबल वार्मिंग की, इसको कहा जाता है भूमंडलीय तापन। हालांकि हमारे एयर में बहुत सारे गैसों का कॉम्बिनेशन है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैसें रिस्पॉन्सिबल है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसमें सबसे पहला जो नाम आता है कार्बन डाइऑक्साइड का आता है। वाई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की एक खास बात होती है कि अगर मान लीजिए ये बनारस है, अगर हम बात करें कि ये वाराणसी है, हम वाराणसी में हैं, अगर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, एक्सेस होती है, तो ये इसके ऊपर क्या करता है? एक लेयर के रूप में बना लेता है, ठीक है, लेयर बना लेता है। और फिर क्या होता है कि मान लीजिए सूर्य की किरणें यहाँ पे अगर आती है बनारस में, तो बनारस का जो स्थल एरिया है, लैंड एरिया है, या इसके जो क्लाइमेटिक एरिया है, वो क्या करेंगे? सूर्य ताप को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन जब रिलीज आउट करने लगेंगे तो ये क्या करेगा? जो कार्बन डाइऑक्साइड का लेयर है ये क्या करेगा? वापस रिटर्न कर देगा, है ना। जब रिलीज आउट होगा तो फिर ये क्या करेगा? वापस रिटर्न कर देगा, वापस रिटर्न कर देगा। इट मीन्स क्या होता है? जो सूर्य तापन की घटना है वो हमेशा बनी रहती है, मतलब इंसोलेशन हमेशा बना रहता है। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस है कार्बन डाइऑक्साइड।
दूसरे नंबर पे कौन सी जिम्मेदार है, इसको कहा जाता है जलवाष्प। जलवाष्प, वाटर वेपर, इट मींस ह्यूमिडिटी। ये भी जलवाष्प क्या होता है कि एक ऐसा ड्रॉपलेट होता है कि सूर्य का ताप अगर इसके अंदर प्रवेश करे तो उसको फंसा लेगा, है ना, उसको बाउंड कर लेगा, इसको वापस जाने नहीं देगा। तो ये भी काफी रिस्पॉन्सिबल है, वाटर वेपर, जलवाष्प है। तीसरा प्रोमिनेंट गैस कौन सा है, आपको इस पे भी हम बात करते हैं, वो हमारा है मेथेन। मेथेन क्या, उसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड को ले लेते हैं, सॉरी थर्ड नंबर पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, क्योंकि ये ओजोन डिप्लीट बहुत तगड़ा करता है, जिसके वजह से क्या होता है कि भारी मात्रा में सूर्य ताप पृथ्वी की तरफ आने लगते हैं। सूर्य ताप, उसमें भी पराबैंगनी अल्ट्रावायलेट किरणें, है ना, तो वो आने लगती है, तो फिर ग्लोबल वार्मिंग का खतरा बढ़ जाता है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड तीसरे नंबर पे हम रखते हैं। डी नंबर पे अगर हमको रखना होगा तो हम क्या रखेंगे, मेथेन, है ना, मेथेन, मेथेन को रखेंगे। अब मेथेन गैस कहां से निकलता है, आप लोग जानिए, बहुत सारी, अगर जहां पे वाटर लॉगिंग है, जहां पे जल जमाव है, वहां से मेथेन निकलता है। आर्द्र भूमि जिसको कहते हैं, रामासर साइट्स, वहां से भारी मात्रा में मेथेन निकलता है। दूसरे नंबर पे धान की खेतों से भारी मात्रा में, है ना, मेथेन निकलता है। तीसरे नंबर पे नहरों के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां से भारी मात्रा में मेथेन निकलता है। चौथे नंबर पे जहां एनिमल हस्बेंड्री किया जाता है, पशुपालन भारी मात्रा में, तो चूंकि पशु क्या करते हैं कि स्टमक में डायरेक्ट भोजन को स्टोर करते हैं, निकाल के फिर चबाना चालू करते हैं, तो उनके चबाने की वजह से भारी मात्रा में मेथेन निकलता है, जिसको कट च्यूइंग कहा जाता है ना, जुगाली सामान्य भाषा में। तो उससे काफी अच्छा खासा मेथेन गैस रिलीज आउट होता है। नरेंद्र मोदी ने कहा है कि लोटा लेके बाहर मत जाओ, है ना, तो इसका क्या मतलब होता है, ओपन डेफिकेशन। तो ओपन डेफिकेशन मतलब खुला शौच, उसके वजह से भी आप मेथेन निकलते हैं। तो आप बाहर लोटा लेके जब जाते हैं तो आप पूरे दुनिया को गर्म कर देते हैं, आप अपने हल्के होते हैं, दुनिया गर्म हो जाती है ना, तो इसमें भी ये आपको ध्यान देना होगा। तो हम क्या कहें कि मेथेन के लिए क्या क्या चीजें रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। एक पहले नंबर पे हमने कहा क्या, धान का खेत, धान का खेत, पैडी कल्टीवेशन हम कह सकते हैं, खेती, कल्टीवेशन। दूसरे नंबर पे हम क्या कहेंगे, खुला शौच, खुला शौच, ओपन डेफिकेशन, केशन। तीसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, ह्यूमिड एरिया, ह्यूमिड रीजन, मतलब आर्द्र क्षेत्र, ये आ जाएंगे, ठीक है। डी नंबर पे हमारा क्या होगा, डी नंबर पे ह्यूमिड एरिया में वाटर लॉगिंग आ जाएगी या रामासर साइट आ जाएगा। और डी नंबर पे आपका आ जाएगा कि कैनाल, मतलब नहरों के आसपास का क्षेत्र, मतलब सराउंडेड कहते हैं कि सराउंडेड रीजन ऑफ कैनाल इरिगेशन, इरिगेटिव, जहां पे नहरों के आसपास जहां पे खेती की जा रही है, तो वहां से भी भारी मात्रा में मेथेन गैस निकलते हैं। और ई नंबर पे क्या है, हमने क्या कहा, कड च्यूइंग, कड च्यूइंग मतलब जुगाली। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार आया हुआ है कि कहां कहां से मेथेन गैस निकलता है, तो आपको दिमाग में रखना होगा बिल्कुल। धान की खेती से, खुले शौच से, ह्यूमिड एरिया से, रामासर साइड मतलब सराउंडेड रीजन ऑफ कैनाल इरिगेटिव, और कट च्यूइंग मतलब जुगाली, यहां से। तो ये बड़ा प्रोमिनेंट विषय है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो गया हमारा जबरदस्त। अब आते हैं, इसीलिए लोटा लेके बाहर मत जाइए। अच्छा, कुछ देशों में आप देखिएगा, जैसे केन्या है, जिम्बाब्वे है, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे क्या होता है कि आप मतलब फास्टिंग के लिए, मतलब अगर गैस भी छोड़ना है तो उनके लिए चेंबर बना होता है, ठीक है, अदरवाइज आपके ऊपर भारी पेनाल्टी लग जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कैसे पता चलेगा कि फला व्यक्ति गैस छोड़ा है, तो उसके पीछे चलने वाला व्यक्ति बताएगा कि हाँ छोड़ के गया है, ठीक है, फिर उसको हाँ मशीन के द्वारा उसको पकड़ा जाएगा और पेनाल्टी लगा जाएगा। तो आप ऐसा भी आपको काम करना है तो कोई उचित जगह देख के, है ना, समझ रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे एनवायरनमेंट खुला हो, सारी चीजें हो, तो ये चीज, सब सारी चीजें क्या होती है, एक तरीके से ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है कि नहीं। ये मजाक नहीं है, सीरियस विषय है, ठीक है। एक चीज
अब हम आते हैं एयर पोल्यूशन के कुछ अलग विषय के। आपसे देखिए पूछा जाता है कि वायु प्रदूषण के लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन सी गैस है। देखिए 50% रिस्पॉन्सिबल वायु प्रदूषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी मोनोऑक्साइड है, 50% रिस्पॉन्सिबल है। अब ये कहां से निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड? आप प्लास्टिक अगर जला रहे हैं, ठीक है, प्लास्टिक जला रहे हैं तो भी भारी मात्रा में निकलता है, इंडस्ट्रियल चीजों से भारी मात्रा में निकलता है, वोल्केनो ज्वालामुखी से भी निकलता है। ऐसे बहुत ऐसी घटनाएं होती हैं, केमिकल फर्टिलाइजर इंडस्ट्रियों से, यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। तो अकेले सोचिए, अकेले ये गैस 50% रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। और इसकी खास बात यह है कि ये ब्लड के साथ कोआगुलेट करके ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आपका रक्त जमा देगा और कब आपका हार्ट फेल्योरिंग हो जाएगी, कब आप मरा जाएंगे, कोई भरोसा नहीं रहता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत बड़ी चीज कार्बन मोनोऑक्साइड। ये भी हो गया है। इससे भी क्वेश्चन आपको आता है, कई बार पूछा जाता है कि कौन सी गैस सबसे ज्यादा एयर पोल्यूशन के रिस्पॉन्सिबल है। लड़के आंख बंद करके कुछ और करके चले जाएंगे। देखिए एक वोल्केनो होता है, अगला सेगमेंट हम वो चौथे पे लिए, हम ये पांचवें सेगमेंट पे लेते हैं। वोल्केनो, ज्वालामुखी। अच्छा देखिए इसको नेचुरल पोल्यूटेंट बोलते हैं, वोल्केनो, ज्वालामुखी से। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी इरप्शन होता है इससे भारी मात्रा में सल्फर निकलता है, सल्फर गैस, जो ऑक्सीजन के साथ कोआगुलेट करके सल्फर डाइऑक्साइड बना देता है, भारी मात्रा में निकलता है। उसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड इसमें से निकलता ही निकलता है, ठीक है। इसमें से रेडॉन गैस भारी मात्रा में निकलता है, रेडॉन गैस। रेडॉन गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए सेमी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा जानते हैं सॉइल पोल्यूशन के लिए भी बहुत भारी मात्रा में रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ज्वालामुखी से सल्फर गैस जो ये निकलता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और रेडॉन, ये सब काफी डेंजरस होते हैं, ठीक है। तो इसमें भी फोकस की हो गया। हमारा ही पांचवा पॉइंट है। अब हम छठे पॉइंट पे। तो एक क्वेश्चन आता है कि किसे प्राकृतिक प्रदूषक बोलते हैं, तो इसका आंसर है वोल्केनो। ध्यान रखिएगा, ज्वालामुखी को प्राकृतिक प्रदूषक बोलते हैं, ठीक है। एक आपका होता है एरोजोल, छठे पॉइंट पे। जोल नाम आपने सुना होगा। देखिए ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे ज्यादा आपका सल्फर डाइऑक्साइड एंड ओजोन गैस होता है, ठीक है, एरोजोल में। एरोजोल क्या होता है कि ज्यादातर शहरों में बनता है, और शहरों में क्या होता है, कुहासा बहुत ज्यादा बनता है। कुहासा मतलब उसको बोलते हैं मिस्ट, कुहासा। और कुहासा ज्यादातर गैसियस फॉर्म में होता है, ठीक है। तो अब जब जिन शहरों में कुहासा बन रहा है तो उसमें क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और ओजोन गैस आके मिल जाते हैं। जब तीनों मिलते हैं, जब तीनों का कॉम्बिनेशन बनता है सल्फर डाइऑक्साइड प्लस ओजोन का, तो ये बना लेते हैं एरोजोल, एक बादल जैसी संरचना बना लेते हैं पूरा घना। ये क्या करता है कि इसके वजह से क्या होता है कि हमेशा सर्दी, जुकाम, कफ, खांसी, बुखार, इन सब चीजों की समस्या बनी रहती है। बेसिकली सबसे ज्यादा एरोजोल जो बनता है वो सिटी, शहरी, अर्बन एरिया में बनता है, ठीक है। क्योंकि गांव में कुहासा नहीं बनता, गांव में फाग कुहरा बनता है, और कुहरा मोस्टली लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। वो उतना डेंजरस नहीं होता, लेकिन मिस्ट जो होता है वो ये बहुत डेंजरस होता है, ठीक है। ये एरोजोल हो गया। अब देखिए छठे सातवें प्रोमिनेंट विषय पे आते हैं, तो उसमें कहा जाता है एसिडिक रेन, अम्लीय वर्षा। तो अम्लीय वर्षा के लिए देखिए दो चीजें जिम्मेदार हैं, एक सल्फर डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड से क्या बनता है, सल्फ्यूरिक अम्ल बनता है ना, H2SO4, और इससे क्या बोलता है, नाइट्रिक अम्ल बनता है। सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल ये दोनों अम्ल वर्षा के लिए जिम्मेदार हैं। लेकिन एक चीज जान लीजिएगा, एसिड रेन तभी बनता है जब बिजली कड़कती है। अगर बिजली नहीं कड़की, लोग कहते हैं कि बाहर मत जाओ पहली बारिश में, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर पहली बारिश में बिजली नहीं कड़की तो बाहर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जब तक बिजली नहीं कड़केगी तब तक इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस नहीं होगा, विद्युत अपघट्ट नहीं होगा, और तब तक ये सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल नहीं बनेगा, और जब तक नहीं बनेगा तब तक अम्लीय वर्षा नहीं होगी। और अम्लीय वर्षा के कारण आप जानते हैं पुरानी बिल्डिंग्स नष्ट हो जाते हैं, जिनको एक तरीके से क्या बोला जाता है, स्टोन लेप्रोसी कहा जाता है, मतलब भवनों का कुष्ठ रोग। समझ रहे हैं। तो आज का हमारा ये विषय रहा है। आपको पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा चाय भी है ना ले लिया जाए, और आप भी एंजॉय कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, ठीक।
और ये अब वीडियो कंटिन्यू रहेगा, कुछ वजह से ऐसी दिक्कत आ गई थी। ठीक है, चलिए, थैंक यू दोस्तों।